हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 to 8 का वर्कशीट नंबर 54। वर्कशीट है 5 सितंबर 2020 का। आज का हमारा टॉपिक है अवशिष्ट शैली। तो चलिए डिस्कस करते हैं वर्कशीट नंबर 54 को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि उन्हें भी हमारे वीडियो से वर्कशीट को सॉल्व करने में हेल्प मिल सके। तो चलिए डिस्कस करते हैं वर्कशीट नंबर 54। वर्कशीट नंबर 54 में आज हमें जानना है किसके बारे में? अवशिष्ट शैली के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे अवशिष्ट होता क्या है। अवशिष्ट उन पदार्थों को कहते हैं जिन्हें हम उपयोग के बाद क्या करते हैं? फेंक देते हैं। उसे हम अनुपयोगी समझ करके फेंक देते हैं, उसे हम कहते हैं अवशिष्ट। अवशिष्ट पदार्थों में क्या क्या आ जाता है? तो कागज़, जब हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो हम उस कागज़ को भी क्या करते हैं? फेंक देते हैं। उसके बाद कपड़ा, यानी जो कपड़ा हमारे यूज़ का नहीं होता है, बेकार यानी बहुत पुराना हो जाता है, हम उसे भी फेंक देते हैं। तो समझ गए होंगे, अवशिष्ट उन पदार्थों को कहते हैं जिनका उपयोग करके हम फेंक देते हैं। हमें क्या लगता है वह अब अनुपयोगी है, उसका अब उपयोग नहीं हो सकता है, जिसमें हमारा कागज़ आ जाता है, कपड़ा आ जाता है, प्लास्टिक आ जाता है, कांच आ जाता है और रबर। तो ये सारी चीज़ें अवशिष्ट पदार्थ हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो अवशिष्ट समझ गए होंगे आप, वह पदार्थ जिन्हें हम उपयोग करने के बाद अनुपयोगी समझ करके फेंक देते हैं। अब यहाँ देखिए एक छोटी सी कहानी दी हुई है। कहानी है, बेंगलुरु में रहने वाली इशिता शर्मा ने 6 साल पहले अवशिष्ट शैली को अपनाया। यानी बेंगलुरु में रहती थी कौन? इशिता शर्मा। और उन्होंने किसे अपनाया? 6 साल पहले उन्होंने अवशिष्ट शैली को अपनाया, यानी उन पदार्थों का उपयोग करना शुरू किया जिन पदार्थों को इस्तेमाल करने के बाद लोग अनुपयोगी समझ करके फेंक देते थे। उन्होंने गणेश मूर्ति विसर्जन से होने वाले जल प्रदूषण के बारे में जाना। उन्होंने किसके बारे में जाना? तो गणेश उत्सव के दौरान क्या करते हैं लोग? गणेश की मूर्तियाँ पानी में विसर्जित कर देती हैं, और वह मूर्तियाँ जो होती हैं वह मिट्टी की नहीं बनी होती हैं। वह किस चीज़ की बनी होती हैं? तो वह बनी होती हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की, यानी रासायनिक पदार्थों की बनी होती हैं, और साथ में उसमें रासायनिक कलर भी यूज़ किया जाता है, जिस वजह से क्या हो जाता है? वह हमारे पानी को प्रदूषित कर देता है। तो उन्होंने इसके बारे में जाना कि किस प्रकार हमारा पानी प्रदूषित हो रहा है, हम स्वयं ही अपने जल को प्रदूषित कर रहे हैं। तो गणेश उत्सव के दौरान क्या होता था? लोग मूर्तियों को पानी में विसर्जित कर देते थे, और मूर्तियाँ रासायनिक चीज़ों से बनी होती थी, और साथ में उसमें रासायनिक रंगों का प्रयोग किया जाता था, जिस वजह से हमारा पीने का जो पानी है वह प्रदूषित होने लगा। गणेश जी की जो मूर्तियाँ बनी होती थी वह किस चीज़ की बनी होती थी? तो वह बनाई जाती थी प्लास्टर ऑफ पेरिस की। प्लास्टर ऑफ पेरिस बच्चों पानी में जल्दी घुलता नहीं है, इसे घुलने के लिए बहुत समय लगता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि इसे घुलने के लिए 1 महीना तक का समय लग जाता है। लेकिन अगर हम गणेश जी की मूर्ति मिट्टी से बनाते हैं तो मिट्टी जो है वह पानी में बहुत जल्दी घुल जाता है, और मिट्टी पानी को प्रदूषित भी नहीं करता है। मूर्तियों के साथ साथ श्रद्धालुओं ने पूजा सामग्री भी नदियों में डाली। अब देखिए, लोगों ने मूर्तियों को तो पानी में विसर्जित किया ही, साथ में पूजा सामग्री, जो भी चीज़ें उन्होंने पूजा के दौरान इस्तेमाल किया था वह उन्हें भी कहाँ डाल दिया? पानी में डाल दिया, जिससे क्या हो गया? नदियों का पानी, तालाबों का पानी प्रदूषित होने लगा। इस साल लॉकडाउन से त्यौहार मनाने के तरीके में बदलाव आया है। सही बात है, इस साल आप लोगों ने देखा होगा गणेश उत्सव जो मनाया गया तो लोगों ने ज़्यादातर मिट्टी के बने हुए गणेश जी की मूर्ति ही खरीदी। बच्चों, हमने भी गणेश उत्सव मनाया था और हमने
मिट्टी से बनी हुई गणेश जी की मूर्ति खरीदी और साथ ही विसर्जन के समय हमने एक बड़े से बाल्टी में पानी भर करके उन्हें विसर्जित किया। तो लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ, लोगों ने इस प्रकार से पूजा अर्चना की और गणेश जी की मूर्ति को अपने ही घर के आगे टब में या बड़े से बाल्टी में, या आप कह सकते हैं कि अपने घर के सामने गड्ढा खोद करके उन्होंने पानी भर करके उसमें गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित किया। मूर्ति मिट्टी की बनी हुई थी, इसीलिए वह आसानी से क्या हो गया, इन सारी चीज़ों में घुल गया। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे यह फ़ायदा हुआ कि हमारा पानी भी प्रदूषित नहीं हुआ, क्योंकि हमने मिट्टी की मूर्ति का प्रयोग किया था और वह मिट्टी की जो मूर्त थी वह प्राकृतिक रंगों से रंगा गया था। जो कोविड महामारी आज पूरे विश्व में फैला हुआ है, जिसकी वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसकी वजह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का रूल फॉलो कर रहे हैं और इस वजह से गणेश उत्सव में भी ज़्यादातर कहीं भीड़ नहीं देखा गया है। सभी लोग अपने घरों में ही इस भव्य उत्सव को मना रहे हैं। अब देखिए, इशिता घर में मिट्टी के गणपति की मूर्ति बनाने में आसान तरीके ऑनलाइन साझा करती हैं। उन्होंने अपने घर में ही मिट्टी के गणेश जी बनाए और गणेश जी की मूर्ति कैसे बनती है उन्होंने ऑनलाइन लोगों के साथ साझा भी किया, जिससे लोग भी प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपने घर में मिट्टी के गणपति बप्पा बनाए और उनकी पूजा अर्चना की। यह पूरी तरह पर्यावरण हितैषी है और इसकी लागत भी ज़्यादा नहीं है। जब हमने घर में ही मिट्टी से गणपति बप्पा को बनाया और प्राकृतिक रंगों से उसे रंगा, तो यह पर्यावरण की दृष्टि से क्या हुआ, इको फ्रेंडली, जिससे हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ रहा और हमने गणेश उत्सव भी मनाया। वह किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थों से बचने की सलाह देती हैं, क्योंकि रासायनिक पदार्थों से क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है। इसीलिए इशिता हमें रासायनिक पदार्थों से बचने का सलाह देती हैं। उनका कहना है कि आप प्रकृति से मिलने वाले रंगों का इस्तेमाल करें या फिर सीधे रसोई में जाकर हल्दी चुकंदर से रंग निकालें। तो बच्चों, पिछले वर्कशीट में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे प्राकृतिक रंग बनाए जाते हैं। तो हमारे घर में जो सामान उपलब्ध होता है, यानी जो हमारे रसोई घर में सामान उपलब्ध होता है, हम उससे भी प्राकृतिक रंग बना सकते हैं। पीले रंग के लिए हम हल्दी का प्रयोग करते हैं, चुकंदर का प्रयोग हम गुलाबी रंग के लिए करते हैं, हरे पत्तों से हरा रंग मिलता है, गुलाब की पंखुड़ियों से लाल रंग मिलता है। तो हम अपने आसपास के चीज़ों से ही प्राकृतिक रंग बना सकते हैं। इससे हम अपनी कलाकृति को रंग सकते हैं। तो यहाँ इशिता भी हमें प्राकृतिक रंग को बनाने और उसका इस्तेमाल करने का सुझाव दे रही हैं। लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए रचनात्मक तरीके जैसे चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियां और अखबार जैसे जैव निम्नीकरण, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन जैसे सरल पदार्थों में तोड़ दिए जाते हैं, पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया। अब देखिए, इशिता की प्रेरणा से लोगों ने क्या किया, किसी ने चॉकलेट की गणपति बप्पा बनाए, तो किसी ने लाल मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति बनाई, किसी ने सब्जियों से उनकी मूर्ति बनाई, तो किसी ने अखबार से उनकी मूर्ति बनाई। और ये सभी जैव निम्नीकरण हैं, यानी यह ऐसे जैविक पदार्थ हैं जो क्या होता है, मिट्टी में घुलनशील है, यानी मिट्टी में ईजिली मिल जाता है और इससे हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता है। तो लोगों ने इन सब का प्रयोग करके गणेश जी की मूर्ति बनाई और गणेश उत्सव मनाया। अब यहाँ देखिए, कुछ लोगों ने पीपल के पत्तों से गणेश जी की मूर्ति बनाई, कुछ लोगों ने सब्जियों और फलों का प्रयोग करके गणेश जी की मूर्ति बनाई, तो कुछ लोगों ने पेपर से गणेश जी की मूर्ति बनाई। तो ये सभी क्या हैं, जैव निम्नीकरण, जो पर्यावरण में आसानी से घुल जाते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित भी नहीं करते हैं।
तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे वर्कशीट में आज का वर्क क्या है। पहला प्रश्न हमारा है, लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया? आपको क्या लगता है वह इन पदार्थों का उपयोग क्यों कर रहे हैं? तो देखिए बच्चों, सबसे पहले लोगों ने किन पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया? तो बच्चों, लोगों ने गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए चॉकलेट का प्रयोग किया। किसी ने लाल मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति बनाई, तो किसी ने पत्तों से गणेश जी की मूर्ति बनाई, तो किसी ने किससे बनाई? किसी ने फल और सब्जियों से। फल और सब्जियों का इस्तेमाल करके गणेश जी की मूर्ति बनाई। सब्जियों का इस्तेमाल किया, या कह सकते हैं सब्जियों का उपयोग करके मूर्ति का निर्माण किया या मूर्ति बनाई, कुछ भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद कहा जा रहा है, आपको क्या लगता है वह इन वस्तुओं का उपयोग क्यों कर रहे हैं? तो वह इन वस्तुओं का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये जितने भी वस्तुएं हैं वह क्या है? जैव निम्नीकरण। ये हैं जैव निम्नीकरण। ये सारी वस्तुएं क्या हैं? जैव निम्नीकरण हैं, यानी ऐसे पदार्थ जो पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाते और पर्यावरण में आसानी से घुल जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित पदार्थों को जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण में बांटें। तो यहाँ देखिए कौन कौन से पदार्थ जैव निम्नीकरण में आते हैं और अजैव निम्नीकरण में आते हैं। सबसे पहले हमें समझना चाहिए जैव निम्नीकरण में कौन कौन से पदार्थ आते हैं और उन्हें क्यों जैव निम्नीकरण कहते हैं। तो यहाँ देखिए, जैव निम्नीकरण यानी वह पदार्थ जो आसानी से पर्यावरण में क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं और साथ ही यह पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। और दूसरा हमारा हो गया अजैव निम्नीकरण, यानी वह पदार्थ जो पर्यावरण में आसानी से नहीं घुलते हैं और साथ ही हमारे पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाते हैं और प्रदूषित भी करते हैं। तो यहाँ देखिए 4 चीज़ें दी हुई हैं, प्लास्टिक, सब्जियाँ, अखबार और कांच। हमें बताना है इनमें से कौन सा जैव निम्नीकरण के अंतर्गत आता है और कौन सा अजैव निम्नीकरण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ देखिए, जो हम ऑरेंज कलर से सर्कल करेंगे वह हमारा जैव निम्नीकरण में आएगा। सब्जियाँ और अखबार यह पर्यावरण में आसानी से घुल जाता है, तो यह हो गया हमारा जैव निम्नीकरण का पदार्थ। उसके बाद जिसे हम नीले रंग से करेंगे वह अजैव निम्नीकरण का पदार्थ, जैसे प्लास्टिक, यह आसानी से पर्यावरण में नहीं घुलता है और पर्यावरण को प्रदूषित भी करता है। और कांच भी हमारा अजैव निम्नीकरण में आता है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पूजा सामग्री में कौन से अवशिष्ट पदार्थ नदियों में डाले जाते हैं? इस कचरे को निपटाने का कोई और तरीका बताइए। तो यहाँ देखिए, पूजा सामग्री में बचे हुए कौन कौन से अवशिष्ट होते हैं। जैसे में आपका बच जाता है कपड़ा, लोग क्या करते हैं, उन कपड़े को भी फेंक देते हैं पानी में। थैलियाँ बच जाती हैं, थैलियों को भी क्या करते हैं, पानी में फेंक देते हैं। उसके बाद जो भी रोली बच गया तो उसे भी लोग पानी में फेंक देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग पानी में फेंक देते हैं, जिस वजह से नदियाँ क्या हो जाती हैं, प्रदूषित हो जाती हैं। उसके बाद कह रहा है, इस कचरे को निपटने का कोई और तरीका। तो हाँ, इन कचरों को हम क्या कर सकते हैं, दोबारा पुनर्उपयोग में ला सकते हैं, यानी रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकल करके हम इसका दोबारा उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास और भी सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट में बताएं। यह वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उन्हें भी वर्कशीट नंबर 54 सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।